प्यारे विद्यार्थियों, पिछली कक्षाओं में हमने देखा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो जल का अवशोषण किस प्रकार करते हैं। हमने देखा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो भूमि से जल कैसे अवशोषित करते हैं, कौन सा जल अवशोषित करते हैं, या जो सोइल होती है उसमें जल के कितने कौन कौन सा जल उपस्थित होता है और पौधों के लिए कौन सा या प्लांट्स के लिए कौन सा जल उपयोगी होता है। तो हमने उसके मैकेनिज्म की बात की तो हमने देखा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो, अगर सोइल की बात करें तो वो जो कैपिलरी वाटर होता है वो अब्जॉर्ब करते हैं। और कैपिलरी वाटर को किस प्रकार अब्जॉर्ब करते हैं, हमने दो जो टाइप थे उसकी बात करी थी कि पादप होते हैं दो तरह से कर सकते हैं, एक्टिव वाटर अब्जॉर्प्शन और दूसरा हमने देखा था कि पैसिव वाटर अब्जॉर्प्शन। एक्टिव में हमने दो प्रकार से देखा था कि एक्टिव जिसमें जो फैक्टर होता है, जो जल अवशोषण के जो फैक्टर होते हैं वो कहाँ उपस्थित होते हैं, हमने देखा था कि रूट में उपस्थित होते हैं। और ये हमने दो प्रकार से देखा था कि एक तो ऑस्मोटिक मैकेनिज्म के द्वारा और दूसरा हमने देखा था नॉन ऑस्मोटिक मैकेनिज्म द्वारा। कोई भी प्लांट दो तरीके से वाटर ऑब्जर्व करता है, एक्टिव ऑब्जर्वेशन और पैसिव वाटर ऑब्जर्वेशन। दो प्रकार से थ्योरी दी गई थी। एक्टिव ऑब्जर्वेशन में जब इसमें क्या होता है, इसमें बताया था कि जो इसके वाटर ऑब्जर्वेशन के जो फैक्टर्स होते हैं, जो बल उत्पन्न होता है वो कहाँ से होता है, रूट प्रेशर के द्वारा था, रूट में ही उपस्थित होते हैं। लेकिन जो पैसिव होता है उसमें जो फैक्टर होते हैं वो कहाँ उपस्थित होते हैं, लीफ और सूट में उपस्थित होते हैं। और जो रूट्स होती है, रूट्स क्या करती है, ओनली पैसेज का काम करती है, मार्ग का काम करती है, एक मार्ग उपलब्ध करवाती है। फिर हमने एक्टिव में दो प्रकार के देखा था, ऑस्मोटिक मैकेनिज्म। ऑस्मोटिक मैकेनिज्म में हमने देखा था कि जो रूट्स हेयर होते हैं, रूट्स हेयर का जो ओपी होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, वो किससे कम होता है, कोर्टेक्स से। और कोर्टेक्स से ये कहाँ जाती है, एंडोडर्मिस पेरिसाइकल के द्वारा जाइलम में, एंडोडर्मिस पेरिसाइकल के द्वारा जाइलम में चली जाती है। तो इनका ओपी कम होता है, इनका ओपी ज़्यादा होता है, तो वाटर का मूवमेंट कम ओपी से ज़्यादा की तरफ होता है, यहाँ से इधर और यहाँ से। और जाइलम से रूट प्रेशर के द्वारा क्या होता है, ऊपर तक पहुँच जाता है। फिर इस पर एक ऑब्जेक्शन आया था कि जो कोर्टेक्स होता है और जो जाइलम होता है, उन दोनों के बीच में जो ओपी का मान होता है, ओपी का डिफरेंस होता है, वो बहुत कम होता है। यहाँ तक कहता है कि जो कोर्टेक्स का ओपी होता है वो जाइलम शेप की अपेक्षा ज़्यादा होता है। तो फिर इनमें रूट वाटर का मूवमेंट ऐसे क्यों होता है। फिर हमने सेकंड टाइप की बात की, नॉन ऑस्मोटिक। इसमें जो मेटाबॉलिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, यूज़ होती है। मेटाबॉलिक यूज़ होने के कारण वो डीपीटी के विपरीत भी वाटर का अब्जॉर्प्शन कर सकते हैं। लेकिन ये थ्योरी भी बाद में खारिज कर दी गई। आज हम जो अध्ययन करेंगे वो हमारा टॉपिक है पैसिव वाटर अब्जॉर्प्शन। पैसिव वाटर अब्जॉर्प्शन। निष्क्रिय रूप से किस प्रकार हो सकता है वाटर का अब्जॉर्प्शन।
निष्क्रिय रूप से किस प्रकार वाटर अब्जॉर्प्शन होता है। निष्क्रिय में बताया था कि जो पैसिव में इसके जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स कहाँ उपस्थित होते हैं, जो फोर्स फैक्टर्स होते हैं, जो बल उत्पन्न करने वाले कारक होते हैं, वो कहाँ होते हैं, सूट में होते हैं, सूट और लिप में होते हैं। यहाँ से क्या होता है, बल उत्पन्न होता है और उसके द्वारा वाटर का अब्जॉर्प्शन वो कैसे होता है वो हम अभी अध्ययन करेंगे। इसमें जो रूट्स होती है, वो क्या, ओनली पैसेज, मतलब सहायक की भूमिका होती है। क्या होती है, रूट्स की भूमिका क्या होती है, ओनली सहायक भूमिका होती है। पैसेज मतलब मार्ग उपलब्ध कराती है। और जो एक्टिव होता है उसमें क्या, जो रूट होता है वो उसका मेन रोल होता है, रूट के द्वारा जल का अवशोषण होता है। लेकिन पैसिव में क्या होता है, रूट के थ्रू होता है। तो वाटर ऑब्जर्वेशन थ्रू, पैसिव ऑब्जर्वेशन आप क्या लिखोगे, क्या बताओगे, वाटर ऑब्जर्वेशन थ्रू रूट्स। अगर एक्टिव की हम पहले बात करें तो उसमें क्या था, वाटर ऑब्जर्वेशन बाय रूट्स। ठीक है, अब होता कैसे हम उस प्रक्रिया को समझते हैं। आपने सुना होगा कि वाष्पोषण, प्लांट क्या करते हैं, जब जल का अवशोषण करते हैं तो उसका 98% वाटर क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन में बाहर निकाल देते हैं। तो अब ट्रांसपिरेशन कहाँ से होता है, उसके सूट पार्ट से होता है, मेनली किससे होता है, लिप से होता है। और लिप में क्या होता है, यहाँ पर स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा के द्वारा वाटर क्या होता है, वाटर वेपर के रूप में बाहर निकल जाता है। और स्टोमेटा के चारों तरफ या पास में सेल होती है, मीजोफिल सेल। अब क्या होता है कि ये जो वाटर वेपर के रूप में बाहर निकल रहा है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है। ट्रांसपिरेशन किसके द्वारा हो रहा है, स्टोमेटा के द्वारा। और स्टोमेटा के द्वारा अगर वाटर बाहर निकल रहा है तो ये जो मीजोफिल सेल्स होती है उनमें क्या हो जाएगा, वाटर की कमी हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर की कमी, अर्थात इसका जो डीपीडी होगा, विसरण दाब न्यूनता होगी, डीपीडी डिफ्यूजन डिफिशिएंट प्रेशर डिफिशिएंट, ये होगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये बढ़ गया तो इसके जो आसपास स्थित जाइलम वेजल्स है, इसको जो सप्लाई करने वाले, वाटर सप्लाई करने वाले जाइलम्स इलामेंट्स है, जो वेजल्स हो सकती है, वाहिका ही हो सकती है, वाहिनिका ही हो सकती है, वाहिकाएं और वाहिनिकाएं, वहाँ से ये वाटर का मूवमेंट कहाँ पर होगा, इनमें मीजोफिल सेल्स में होगा। और मीजोफिल सेल्स में हो जाएगा तो फिर ये जो पूरा चैनल है, ये क्या हमने बनाया, जाइलम बनाया, जाइलम पूरा जाइलम स्तंभ बनाया या जो जल स्तंभ बनाया। तो ये इसमें पूरे सारे क्या ही है, जाइलम एलिमेंट्स है। तो यहाँ पर एक पूरे तरह से एक वाटर का चैनल क्रिएट हो जाएगा। अब क्या होता है, जब वाटर जाइलम वाहिकाओं और वाहिनिकाओं से मूवमेंट करता है तो वहाँ पर दो तरह के हमने बल देखे थे, एक कोहेसिव और दूसरा हमने देखा था एडेसिव। कोहेसिव में देखा था जो वाटर होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो H2O के बीच में जो आकर्षण होता है उसको हमने देखा था कि कोहेसिव आंसजन बल, संसर्जन बल, कोहेसिव फोर्स। और एडिशन में हमने देखा जो वाटर मॉलिक्यूल है और जो जाइलम इलामेंट्स है
वाहिकाएं वहन उनकी जो दीवार होती है उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है, जो बल होता है, आकर्षण बल होता है, उसको कहते हैं एडिशिव। तो इस प्रकार एक पूरा वाटर का क्या हो जाता है, चैनल क्रिएट हो जाता है। वाटर वेपर बन रही, किसके थ्रू हो रही, स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपिरेशन हो रहा। यहाँ वाटर मेसोफिल में कमी होगी, डीपीडी हाई हो गया, तो डीपीडी को इसको कम करने के लिए पास की जाइलम वाहिका वाटर की आपूर्ति करेंगे और उसकी आपूर्ति को करने के लिए जल ऊपर आएगा और ऐसे पूरा एक चैनल क्रिएट हो गया। किस में हो गया, जाइलम बंडल्स में। अब क्या होता है, जब बात रूट की आती है, ये माना कि रूट है, ये इसमें भी क्या है, जाइलम है। तो रूट के स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि सबसे जो अंदर की तरफ होता जाइलम। अब जाइलम में क्या होगा, डीपीडी क्रिएट हो गया। फिर यहाँ पे क्या हुआ, जो जाइलम यहाँ के जाइलम इलामेंट्स है उसमें क्या होगा, डीपीडी हाई हो गया। तो इसको कम करने के लिए जो रूट्स होगी, रूट्स की जो कोटेक्स सेल होगी, कोटेक्स पेरेनकाइमा सेल होगी, वो क्या करेगी, उसको पूरा करने के लिए उसको पूरा करेगी। वाटर का मूवमेंट होगा कोटेक्स से जाइलम एलिमेंट्स की तरफ। और जब कोटेक्स में हो जाए तो एपिडर्मिस या जो इसका जब वाटर यहाँ से यहाँ पे चला जाए तो इसका डीपीडी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर यहाँ से इसमें जल कहाँ से आएगा, एपिडर्मिस या रूट हेयर सेल से आएगा। अब रूट हेयर सेल का भी वाटर उधर चला गया तो यहाँ पे भी डीपीडी सोइल वाटर की अपेक्षा बढ़ गया और इस प्रकार सोइल से क्या चला जाएगा, वाटर रूट हेयर में चला जाएगा। और इसके डीपीडी को कम करने के लिए कोटेक्स को डीपीडी करने के लिए जाइलम इलामेंट्स और ये पूरा एक चैनल क्रिएट हुआ। उसके बाद यहाँ जो लीव्स के जो जाइलम इलामेंट्स होंगे वहाँ से वो मेसोफिल सेल में आ जाएगा। मेसोफिल सेल से वो स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल जाता है। इसलिए 98% वाटर का क्या हो जाता है, ट्रांसपिरेशन के द्वारा लॉस हो जाता है। और इसमें किसी प्रकार की एक्टिव एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें जीवित कोशिकाओं का भी कोई रोल नहीं होता है। इसमें एक बस ओनली क्या होता है, पैसिव चैनल क्रिएट हो जाता है। कैसे क्रिएट होता है एक बार वापस देख लेते हैं। प्लांट क्या करते हैं, जो ट्रांसपिरेशन करते हैं, तो क्या ट्रांसपिरेशन क्या होता है कि प्लांट की जो सूट पार्ट है, वायवीय भाग है, उनके द्वारा जो वाटर का वेपर के रूप में लॉस होता है उसको हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन कहाँ से होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। अब स्टोमेटा के थ्रू अगर वाष्पोत्सर्जन हो रहा है तो उसके आसपास की सेल्स में उनमें क्या हो जाएगा, हाई डीपीडी, उनमें वाटर की कमी हो जाएगी, जिसके कारण उनमें विसरण दाब न्यूनता का मान बढ़ जाएगा। अब विसरण दाब न्यूनता को कम करने के लिए, उसमें जल की आपूर्ति करने के लिए जो जाइलम इलामेंट्स उसके आसपास लीफ में जो भी जाइलम वाहिका है, वाहिनिका है, वहाँ वो क्या करेगी, जल की आपूर्ति करेगी। अब जब जल की आपूर्ति हो जाती है तो उनमें भी क्या होता है, डीपीडी का मान बढ़ जाता है। इस प्रकार एक जाइलम बंडल्स में एक चैनल क्रिएट हो जाता है, एक टेंशन क्रिएट हो जाता है। और ये टेंशन दो बलों द्वारा भी कंट्रोल होता है, कोहेसिव और एडिसिव। कोहेसिव में क्या होता है, जो जल और जल के अणु के बीच में जो आकर्षण होता है, और एडिसिव में क्या होता है कि जो जल और वाहिका है उनके जो दीवार है उनके बीच में जो आकर्षण है उनको हम एडिसिव कहते हैं। इस तरह से ये टेंशन क्रिएट हो गया। ये टेंशन कहाँ तक चला जाता है, रूट के जाइलम इलामेंट्स तक चला जाता है। अब यहाँ से वाटर ऑब्जर्व हो गया, अब रूट के जो जाइलम इलामेंट्स हैं उनमें डीपीडी हाई होगा, तो उनको पूरा करने के लिए कोटेक्स के सेल से वाटर क्या हो जाएगा, जाइलम इलामेंट्स आएंगे, रूट के जाइलम इलामेंट। और कोटेक्स में भी क्या हो जाएगा, अब कोटेक्स की जो पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं उनमें भी डीपीडी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और उनको पूरा करने के लिए रूट हेयर सेल क्या करेगी, जल की आपूर्ति करेगी। अब क्या होगा, जो रूट हेयर सेल्स होती है उनमें भी क्या हो जाएगा, डीपीडी हाई हो जाएगा। किसकी अपेक्षा, सोइल वाटर की अपेक्षा। तो सोइल में कौन सा होता है, कैपिलरी वाटर होता है, और कैपिलरी वाटर क्या हो जाएगा, रूट हेयर के थ्रू कोटेक्स पेरेन्काइमा से रूट के जाइलम इलामेंट्स इसकी तरह इस चैनल के थ्रू कहाँ चला जाएगा, ऊपर के वायवीय भागों तक चला गया। तो इस प्रकार जो पैसिव वाटर अब्जॉर्प्शन होता है, ये थ्योरी काफ़ी मान्य है, इसको ही माना जाता है। अब ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो वाटर अब्जॉर्प्शन को प्रभावित करते हैं, जल के अवशोषण को प्रभावित करते हैं। इससे कौन कौन से फैक्टर्स हैं,
पहला हम देखते टेम्परेचर कम होगा। नॉर्मली प्लांट को कितना टेम्परेचर चाहिए, 20 से 30 डिग्री चाहिए, लेकिन कम हो जाएगा तो मेटाबॉलिक रेट भी कम हो जाएगी, तो वाटर ऑब्जॉर्प्शन कम हो सकता है। दूसरा होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल वाटर। अगर सॉइल वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, सॉइल वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो उसका ओपी का मान भी ज़्यादा होगा, तो वाटर ऑब्जर्प्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए सॉइल वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अगर ज़्यादा है तो वाटर का ऑब्जर्प्शन नहीं हो पाएगा। तीसरा हमारा आता है सॉइल वाटर की उपलब्धता। अगर ड्रोट कंडीशंस है, ठीक है, ड्रोट हमने दो तरीके से देखा था, फिजिकल ड्रोट और फिजियोलॉजिकल ड्रोट। अगर ड्रोट कंडीशन है, अगर फिजिकल कंडीशन है, अगर सॉइल में वाटर ही नहीं है तो ऑब्जर्वेशन भी प्रभावित होगा। अगर फिजियोलॉजिकल है, बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट, तो भी वाटर ऑब्जर्वेशन नहीं हो पाएगा। चौथा हमारा है एक्सटेंशन। अगर किसी प्लांट का रूट सिस्टम अच्छा है तो वाटर ऑब्जर्वेशन भी क्या होगा, अच्छे से हो पाएगा, ज़्यादा हो पाएगा। मेटाबॉलिज्म, प्लांट की मेटाबॉलिज्म अच्छी तो वाटर ऑब्जर्वेशन भी अच्छा होगा। अगर रिएक्शन चलती रहेगी, उपापचयी अपचयी उपचयी रिएक्शन चलती रहेगी तो वाटर का ऑब्जर्वेशन भी हो पाएगा। उसके बाद ट्रांसपिरेशन। जैसा कि हम पैसिव ऑब्जर्वेशन देखा है, ट्रांसपिरेशन ज़्यादा है तो वाटर ऑब्जर्वेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे असेंट ऑफ शेप। अब वाटर का ऑब्जर्वेशन तो हो गया, लेकिन वो किस प्रकार ऊपर जाती है उसके बारे में भी अलग अलग थ्योरियाँ दिए गए, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में अध्ययन करेंगे।